नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हमने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया हुआ है कि गुणसूत्र का वंशागति का नियम क्या है। आज एक बार मैं रिकैप करूंगी जिसमें मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार उसको रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट में हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना है कि व्यूज़ तो आते हैं बच्चों, मतलब आप लोग देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं अपने, ठीक है। ये देखिए, हमने देखा था कि ये जो डायग्राम है आपका स्क्रीन पर, अगर ये लेटर्स क्लियर नहीं होंगे तो मैं चिंता मत करिएगा, मैं लिखते जाऊँगी यहाँ पर। ये जो डायग्राम है यहाँ पे मॉर्गन साहब ने क्या करा था, ड्रोसोफिला नाम की एक मक्खी को लिया था जिसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। फ्रूट फ्लाई बोल लीजिए आप, मैंगो फ्लाई बोल लीजिए आप, बनाना फ्लाई बोल लीजिए। बेसिकली वो फलों का ही भोजन करती है और फलों पर ही रह करके क्या करती है, अंडे देती है। फिर उसके बाद ढेर सारे ड्रोसोफिला के बच्चे पैदा होते हैं। तो इस पर उन्होंने क्या लिया था, ड्रोसोफिला के कुछ कैरेक्टर लिए थे। ड्रोसोफिला में जैसे उसकी बॉडी का क्या ट्रेट है, ड्रोसोफिला है ये हमारी बॉडी का कलर, एक से बॉडी कलर में दो ट्रेट्स थे, एक था ब्राउन और एक था आपका येलो, ठीक है, भूरा और पीला। इसके बाद उन्होंने लिया था आई का कलर, आंख का रंग, आई कलर। इसमें आपका था रेड कलर जो कि डोमिनेंट है और वाइट जो कि रेसेसिव है। डोमिनेंट आपका क्या, प्रभावी, और रेसेसिव क्या है, अप्रभावी है। इसी तरह से उन्होंने लिया था विंग्स का विंग्स का साइज लिया था। तो इसमें नॉर्मल विंग थी, पंख जो है नॉर्मल पंख था जो उसका साइज था, और एक है मिनिएचर। क्या है, मिनिएचर यानी छोटा पंख है, पंख जो है वो छोटा है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया, हमने देखा था कि क्या नाम है उनका, मेंडल साहब ने इसको तो भाई जो ट्रेड्स थे, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मिल रहे थे तो उनको उन्होंने प्रभावी वालों को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया और अप्रभावी वाले को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मॉर्गन साहब ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या किया, इन्होंने उठाया रेसेसिव कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर को उठाया और उसी से रिप्रेजेंट किया। तो अगर मैं बॉडी कलर में रेसेसिव कैरेक्टर उठाऊं जो है हमारा क्या, येलो है, इसका स्मॉल वाई से इन्होंने रिप्रेजेंट किया रेसेसिव वाले ट्रेट को, और वाई प्लस से रिप्रेजेंट किया आपके डोमिनेंट वाले ट्रेट को। तो वाई प्लस लिखा हुआ है यानी कि ब्राउन कलर है बॉडी का, स्मॉल वाई लिखा हुआ है यानी कि येलो कलर है बॉडी का, ठीक है। यहाँ पर फिर से इन्होंने क्या किया, आंख के रंग में से व्हाइट वाले का फर्स्ट लेटर उठा लिया, डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रेसेसिव ट्रेट के आंख के रंग को, डब्ल्यू प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है रेसेसिव ट्रेट के आंख के रंग को यानी रेड वाले को। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, एम वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिएचर विंग्स को, छोटे पंख को। नॉर्मल विंग के लिए एम प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नॉर्मल विंग्स को, जो आपका नॉर्मल साइज का पंख है, सामान्य साइज का पंख है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए अब इसको जरा सा आप इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या दिया गया वो लिखिए, देख लीजिएगा एक बार क्लियर फिर से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। वाई प्लस क्या है, ब्राउन कलर बॉडी का, और स्मॉल वाई क्या है, वाई कलर, येलो कलर बॉडी का। फिर क्या है आपका, डब्ल्यू प्लस क्या है, रेड कलर आंख का, डब्ल्यू क्या है आपका, वाइट कलर आंख का। फिर एम प्लस क्या है आपका, नॉर्मल साइज है पंख का, और एम क्या है आपका, मिनिएचर साइज है, छोटा साइज है पंख का, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब आ जाइए, अब आते हैं अपने क्रॉस पर। मेंडल साहब ने ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ये क्या दिखा रहा है उस पर आ जाते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी ये बना क्या है और कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये है आपका फीमेल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी संख्या में 8
क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा जो है, पहला जोड़ा ही जो होता है वो है आपका लिंग गुणसूत्र। ड्रोसोफिला में भी हमारी तरह ही लिंग गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, यानी XX क्रोमोसोम जो है वो फीमेल ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होगा, XY क्रोमोसोम जो है वो मेल ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होगा। ये है आपके सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र हैं, ठीक है। ये है फीमेल और ये है आपका मेल, ठीक है। यहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपके कौन से क्रोमोसोम्स हैं, XX वाले क्रोमोसोम्स हैं। इधर पे ये आपके कौन से क्रोमोसोम्स हैं, X और Y वाले क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, याद रखिए। अब X क्रोमोसोम पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, यानी कौन से एलील प्रेजेंट है, स्मॉल y और स्मॉल w, स्मॉल y और स्मॉल w, यानी कि कौन कौन से ट्रेट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपका है येलो और है ये क्या वाइट वाला, येलो और वाइट, यानी बॉडी का कलर येलो है, आँख का जो कलर है वो वाइट है। यहाँ पर X वाले पर, यानी जो मेल गुणसूत्र वाला जो आपका X और Y वाला है, तो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ब्राउन कलर वाला एलील प्रेजेंट है Y प्लस, और रेड कलर वाला, आँख का रेड कलर वाला जो प्रेजेंट है एलील W प्लस प्रेजेंट है। अब इसको यहाँ पे मैं लिखूंगी, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूँ, क्लियरली दिख जाए, ताकि X और X पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, उसमें क्लियर रहेगा आपका। फीमेल वाले को वर्टिकल साइड में इस साइड में दिखाते हैं हम, मेल वाले को इस साइड में दिखाते हैं। तो X और Y, X पर कोई क्रोमोसोम, अरे कोई एलील प्रेजेंट नहीं, सॉरी Y पर कोई एलील प्रेजेंट नहीं है, X पर प्रेजेंट है क्या Y प्लस और W प्लस प्रेजेंट है। इधर पे X क्रोमोसोम, यहाँ पे भी X क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या है YW, इधर पे भी क्या है YW, ठीक है, ये है। अब इधर पे देखिए Y पर क्या है कि कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस जो ये जो कंडीशन बन रहा है क्रोमोसोम का, इसको हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। दैट मीन्स कि ड्रोसोफिला में कौन सा कंडीशन बन रहा है, हेमीजाइगस कंडीशन बन रहा है। एक ही क्रोमोसोम पर एलील्स प्रेजेंट है, दूसरे वाले क्रोमोसोम पर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है। आगे आ जाइए, क्रॉस करवा लीजिए। क्रॉस करवाने पर क्या मिलेगा, XX मिलेगा। एलील क्या होंगे, एक पर है YW, एक पर है Y प्लस W प्लस है, ठीक है। इधर पे क्रॉस करवाएंगे तो X पर एलील क्या आ जाएगा YW, और Y पर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है। इधर पे भी क्रॉस करवा लीजिए, सेम चीज़ आपको मिलेगी, XYW और XY प्लस W प्लस मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगा, XYW और Y मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 50% हमारा ये वाला कंडीशन बन रहा है, 50% हमारा ये वाला कंडीशन बन रहा है। अब एलील देख करके आप बता सकते हो कि कौन सा कंडीशन बनेगा। डोमिनेंट वाला ही क्या करेगा, फिनोटाइप में दिखेगा, प्रभावी लक्षण ही क्या करेंगे, दिखेंगे हमें। तो यहाँ पर ये जो फीमेल ड्रोसोफिला बन रही है, क्योंकि XX क्रोमोसोम बन रहा है, दैट मीन्स क्या बनेंगे, फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी। तो फीमेल ड्रोसोफिला का कैरेक्टर कैसा होगा, दिखने में कैसी होगी, Y प्लस W प्लस डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइल्ड टाइप की होगी। वाइल्ड टाइप के क्यों है भैया, जो ये आपके Y प्लस W प्लस यानी कि भूरा और आँखों का रंग लाल है, तो वो जो मक्खी है वो कैसी होती है, जो हमारी जंगली ड्रोसोफिला होती है वो कैसी होती है, उस भूरी और रेड आँखों वाली होती है, ठीक है। इसीलिए इसको वाइल्ड टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाइल्ड टाइप बोला जाता है। तो ये जो फीमेल ड्रोसोफिला मिल रही है, एक तो वाइल्ड टाइप की ड्रोसोफिला मिल रही है, ये वाला कंडीशन बन गया, YW और Y प्लस W प्लस XX में, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, XYW और Y बन रहा है। तो मेल कैसे बन रहा है, मेल बन रहा है, बॉडी का कलर जो है येलो है और आंखों का कलर जो है वो वाइट है। तो ये नॉर्मल वाला ड्रोसोफिला बन रहा है आपका, ठीक है, वाइल्ड टाइप वाला नहीं बन रहा है। 50-50% बन रहे हैं, क्या रेशियो है इनका, 50-50% ये बन रहे हैं। दैट मीन्स 1:1 का रेशियो दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, जस्ट टू रिवाइज मैं एक बार इसको फिर से बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मॉर्गन साहब ने एक और नई चीज़ बताई थी रिकॉम्बिनेशन के बारे में। रिकॉम्बिनेशन वाला भी टॉपिक लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, वापस से देख लीजिएगा। क्या है ये, रिकॉम्बिनेट, ये जो बन रहे हैं आपके, ये बन रहे हैं रिकॉम्बिनेंट वाले बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले बन रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, चलो इधर पे नहीं, इधर पे नहीं, इधर पे आपके क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले बन रहे हैं। सबसे पहले ये कंडीशन बना के मैं दिखाती हूँ आपको। अब अगर ये जो बना आपका क्या बन रहा है, XX पे बन रहा है YW और क्या बन रहा है Y प्लस W प्लस बन रहा है। अगर इनका क्या कराएं हम,
हम क्रॉस करवा दें इससे जो हमारा बना हुआ है एक्स वाई डब्ल्यू वाला बना हुआ है, इस तरह से जो बना हुआ, क्योंकि ड्रोसोफिला में सेल्फिंग नहीं होगी, सेल्फिंग जैसा कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो ड्रोसोफिला है मेल ड्रोसोफिला अलग है, फीमेल ड्रोसोफिला अलग है। तो इनमें क्या कराया जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, बाहर से फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे यहाँ पे क्रॉस करवा लेते हैं, पनेट स्क्वायर बना करके क्रॉस करवा लेते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन इसका बनता है। एक और चीज़ अभी मैंने कहा कि सेल्फिंग क्यों नहीं करवाई जा सकती है, मटर में सेल्फिंग क्यों करवाया गया था, क्योंकि मटर जो होता है आपका ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फिंग कराना पॉसिबल है। ठीक है, जो ड्रोसोफिला ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसमें सेल्फिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए क्रॉस करवाते हैं हम और देखते हैं कि नया क्या मिलता है। अभी जो हमारे गैमेट्स बने क्या थे, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू सेम चीज़ है, एक करा कर देख लेते हैं हम, और क्या है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, एक ही करा करके चेक कर लेंगे पता चल जाएगा। इधर पे है आपका एक्स वाई डब्ल्यू और वाई है, ठीक है, सेम चीज़ बनेगा, इसलिए बस एक करा करके हम चेक करेंगे। इधर का सॉरी एक सेकेंड, ये है एक्स वाई डब्ल्यू और है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अब ठीक है, चलिए इधर क्या बना आपका एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई। यहाँ क्या बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, ये बनाया, और क्या बनाया, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई। ठीक है, 4 टाइप का गैमेट बनाया। कितने टाइप का गैमेट बनाया, 4 टाइप का। एक बनाया एक्स वाई डब्ल्यू, देख लीजिए कहाँ पे बन रहा है आपका एक्स वाई डब्ल्यू, ये देखो ये बन रहा है। ठीक है, आगे एक्स वाई डब्ल्यू और वाई, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई, ये बन रहा है आपका। नंबरिंग अगर कर दूँ 1 2 3 और ये 4, तो ये बन गया आपका 4 नंबर का, ये बन गया आपका 2 नंबर का, सेकेंड नंबर का एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस यहाँ पे बना। ये बना आपका तीसरे नंबर का बना प्रोजेनी। ठीक है, गैमेट से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो तीसरे नंबर का ये बन रहा है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई, ये देखो पहले नंबर का। तो जब हमने क्या कराया, ये गैमीट बना, हमने यहाँ पे क्रॉस कराया, गैमीट बना जब, तो ये आपके 50-50% के दिख रहे थे। ठीक है, 4 प्रोजनी यहाँ पे बनी थी, 50-50% सभी में क्या था कि सेम कैरेक्टर दिख रहे थे 2-2 में, तो इसलिए यहाँ पे हाफ को ही रखा गया। उसके बाद जब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, सॉरी नॉट पॉलिनेशन, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो कितने टाइप के मिले, 4 टाइप के और प्रोजनीज मिले। कितने टाइप की प्रोजेनीज मिली, 4 टाइप की और प्रोजेनीज मिली, 4 टाइप के और बच्चे बन सकते हैं जिनमें ये कैरेक्टर्स शो करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये देखो आप, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई, ये जो मेल ड्रोसोफिला होगा, ये मेल ड्रोसोफिला है। मेल ड्रोसोफिला किस टाइप का दिख रहा है, वाइल्ड टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे मेल ड्रोसोफिला किस टाइप का दिख रहा है, नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, यानी बॉडी का कलर येलो है और आंख का कलर वाइट है। यहाँ पर जो फीमेल ड्रोसोफिला दिख रही है वो कैसी बन रही है, वाइल्ड टाइप की बन रही है, और फीमेल ड्रोसोफिला फिर से कैसी बन रही है, येलो और बॉडी का कलर येलो है और आंख का रंग क्या है, वाइट है, तो नॉर्मल ड्रोसोफिला। यानी कि 50% मेल ड्रोसोफिला जो है वाइल्ड टाइप का, 50% फीमेल ड्रोसोफिला जो है वो वाइल्ड टाइप की, और एक क्या दिख रहा है, 50% आपके क्या दिख रहे हैं, मेल ड्रोसोफिला नॉर्मल, और फीमेल ड्रोसोफिला भी क्या दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है। ये चीज़ें हमने एक निष्कर्ष को निकाला यहाँ पर। ये तो तब कंडीशन है जब पेरेंटल टाइप का, पेरेंट के ही गैमीट से क्या बन रहे हैं आपके, नई प्रोजेनीज, नई संततियाँ बन रही हैं। अभी जो एलिल्स हैं, ये आपके एलिल्स क्या हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। ये जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट एलिल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, दूसरे एलिल पर भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा हुआ है, तो ये जो है ना, ये इधर पे आ सकता है और ये वाला इधर जा सकता है। सिमिलरली ये जो ये इधर आ सकता है और ये वाला इस पर आ सकती है। ठीक है, या फिर कोई एक ही जाए, ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ में ही जाएं, एक ही जा सकता है।
ये क्या करेगा, y वाला इधर चलाया और ये y वाला इधर चलाया, तो क्या कंडीशन बन गया, y प्लस डब्ल्यू का कंडीशन बन गया। इधर क्या कंडीशन बन गया, y डब्ल्यू प्लस का कंडीशन बन गया। ठीक है, तो जो एलिल्स है वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकते हैं, इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है अगर, तो नए कैरेक्टर्स बनेंगे, नया चरित्र बनेगा। ठीक है, नया ट्रेट दिखाई देगा और उसी को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स कहे जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, तो रिकॉम्बिनेशन करा देते हैं। यहाँ पे अभी हमने रिकॉम्बिनेशन किस तरह से हो रहा है, बिकॉज एलिल्स और द जीन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अदर। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल फ्री है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जाने के लिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं। अब क्या हो रहा है, कंडीशन अगर ऐसा हो कि x वाला जो ये क्रोमोसोम है y w और इस x वाला जो क्रोमोसोम है y प्लस डब्ल्यू प्लस का, अभी हमने क्या देखा कि अगर जीन्स जो है ये अपना जो लोकस है यानी जो प्लेस है वो चेंज करेंगे तो क्या होगा कंडीशन, y प्लस इधर चला जाएगा और ये वाला y इधर चलाएगा। एक ही जीन का हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, दोनों का नहीं करा रहे हैं, तो क्या कंडीशन बनेगा, कंडीशन बन जाएगा कुछ एक्स वाई प्लस डब्ल्यू का और इधर बन जाएगा एक्स वाई डब्ल्यू का, डब्ल्यू प्लस का कंडीशन बनेगा। ये कंडीशन अगर बन रहा है तो अब क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवा करके देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आइए क्रॉस करवा के चेक कर लेते हैं। बस यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा लेंदी है, इसके बाद फटाफट से हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन बाकी चीज़ें कर लेंगे, फिर लास्ट क्लास में हम डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, क्या कंडीशन बन रही है देखिए, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई, यहाँ पे क्या रखे हैं, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और एक क्या बन रहा है, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस बन रहा है, यही बन रहा है। देखिएगा अब क्या हो रहा है आपका कि एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और एक्स वाई डब्ल्यू ये बना, इधर पे क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और इधर क्या बना, वाई बना। यहाँ पे देखिए एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और एक्स वाई डब्ल्यू ये बन रहा है, इधर पे एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और वाई बनेगा। अपने कॉपी पर भी आप अपने नोट्स पर बिल्कुल ये क्रॉस करा करके मेरे साथ देखते रहिएगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, वरना ये दिमाग से निकल सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट एक दो बार कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ये बना, अब जरा सा ये जो हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट टाइप, पुनर्संयोजी प्रकार। ठीक है, परसेंटेज पर ध्यान मत दीजिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 4 टाइप के आपके नई प्रोजेनीज बनी, 4 टाइप के आपके नए बच्चे बने विद न्यू ट्रेट्स। तो वो कैसे बने, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, नए ट्रेट्स आ गए हैं। ठीक है, लेट्स से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। अब जरा मैच कराते हैं कि ये जो हमारा जो प्रोजेनीज बनी हुई है जिनके पास में ये टाइप का क्रोमोसोम्स विद एलिल्स है, तो कहाँ पे ये बन रहा है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और वाई। तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू और वाई ये पहले नंबर का दिखा। ठीक है, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और वाई, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और वाई दूसरे नंबर पर बन रहा है। वाई प्लस डब्ल्यू एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई प्लस डब्ल्यू और एक एक्स क्रोमोसोम पर है वाई डब्ल्यू, ये बन गया आपके तीसरे नंबर का। एक एक्स क्रोमोसोम पर है एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और एक एक्स क्रोमोसोम पर है वाई डब्ल्यू, देखो ये चौथे नंबर का बन गया। क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे बन गया ये 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 4 प्रोजेनीज सेम कैरेक्टर की बनी हुई हैं। ये कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा येलो टाई, अरे इसकी आंखों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग जो होगा वो क्या होगा, सफ़ेद होगा। बॉडी का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। मेल ड्रोसोफिला होगा क्योंकि ये वाई वाला है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई का क्रोमोसोम है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आंखों का रंग सॉरी बॉडी का कलर कैसा होगा, येलो होगा, बट आंखों का रंग कैसा होगा, रेड होगा। ये भी क्या है आपका, मेल ड्रोसोफिला है। अब आ जाइए फीमेल ड्रोसोफिला को देख लेते हैं। फीमेल ड्रोसोफिला में आंखों का रंग तो सफ़ेद होगा बट बॉडी का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा फीमेल ड्रोसोफिला में। वापस से फीमेल ड्रोसोफिला में जो बॉडी का कलर है वो ब्राउन है,
एंड जो आपका आंखों का रंग है वो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। दैट मीन्स 50-50% का कैरेक्टर फिर से ट्रांसफर हो रहा है। मेल में भी 50% ब्राउन वाला डोमिनेंट दिख रहा है बॉडी का कलर, फिर 50% आंख का रंग डोमिनेंट दिख रहा है। सेम चीज फीमेल में भी हमें देखने को मिल रही है। ओके, इसके साथ में जो मेजर पॉइंट हमारा है, जो हमें समझना है, रिकॉम्बिनेशन समझना है। तो ये बने आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज बनी हुई हैं जिनके पास नए ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है आपके, यही है आपके रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। अब परसेंटेज पर आ जाइए। परसेंटेज इतना कम क्यों दिखाया जा रहा है, 1.3% ही नए कैरेक्टर वाले ड्रोसोफिला क्यों बन रहे हैं, मतलब 100% में से इतने ही क्यों आपके नए कैरेक्टर वाले ड्रोसोफिला बने। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो क्रोमोसोम पर आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये है क्रोमोसोम और इस पर प्रेजेंट है हमारे जीन्स, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जितने नजदीक होंगे रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, और ये जितने दूर होंगे रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से इस पे आपको मॉर्गन साहब ने ये इमेज बना करके क्या दिखाया कि द जीन्स आर क्लोजली सिटिंग टुगेदर क्लोजली, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या हो रहा है कि ये अपना जो प्लेस है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि मुझे साथ साथ ही जाना है, मतलब मुझे एग से स्पर्म में मतलब मुझे जो पेरेंट से फिर से नई प्रोजनी बनानी है, फिर वो पेरेंट से नई प्रोजनी बनानी है, तो हम लोग भैया साथ साथ ही जाएंगे, हमें कहीं और अपना प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी और से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमारे साथ ही अच्छे हैं। ये कह रहा है कि नहीं मुझे इसी के साथ ही ट्रांसफ़र होना है, ये कह रहा है कि मुझे हम दोनों को साथ साथ ही ट्रांसफ़र होना है। क्यों ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि इन दोनों में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, दोस्ती बहुत ज़्यादा है, नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, साथ साथ ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूरियां बढ़ गई तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो वीक हो जाएगा, और क्या होगा भाई, जीन्स को तो किसी ना किसी से दोस्ती करनी है, वो अकेला तो रहेगा नहीं, उसको अपने साथ में कोई ना कोई चाहिए होगा, क्योंकि हर क्रोमोसोम पर पेयर्ड में जीन्स प्रेजेंट हैं। अब दूरी बढ़ गई है, दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हो नहीं रही है, तो क्या होगा, ये कहेगा कि यार जाने दो, डिस्टेंस है कोई बात नहीं, मुझे और किसी के साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो ये चला जाएगा दूसरे वाले क्रोमोसोम पर, और दूसरे वाले क्रोमोसोम पर जाकर के बैठ जाएगा, वहां पर कोई और प्रेजेंट होगा, उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, और क्या बनेगा, हमारी बॉडी में या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में बन जाएगा नया ट्रेट, बन जाएगा नया कैरेक्टर बन जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, पुनर्संयोजन कराएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं क्रॉसिंग ओवर और जो आपका क्या है पुनर्संयोजन दोनों अच्छे से समझा पा रही हूँ। एक और टर्म है यहाँ पर मॉर्गन साहब ने दिया था लिंकेज का, किसका दिया था टर्म, लिंकेज का दिया था। लिंकेज क्या होता है, हमारी नोटबुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है लिंकेज को सहलग्नता, क्या लिखा हुआ, सहलग्नता। तो सहलग्नता क्या है, साथ साथ जो लगन चल रहा है, साथ साथ जो लगन लगी हुई, उसी को क्या कहा जा रहा है, सहलग्नता कहा जा रहा है, कि ये जो क्लोज बैठे हुए जीन्स हैं ये साथ साथ ही जाएंगे, जीवन पर्यंत क्या करेंगे भैया, साथ साथ ही जाना है, इसीलिए ऐसे जीन्स को क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन कहा जाता है, सहलग्न जीन कहा जाता है। जो जीन साथ साथ जा रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, सहलग्न जीन कहा जा रहा है। परिभाषा कैसे बताएंगे कि गुणसूत्र पर नजदीक बैठे हुए जो जीन्स हैं और ये साथ ही साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे जीन्स को क्या कहा जाता है, सहलग्न जीन कहा जाता है। अब लिंकेज जो है, मैंने कहा कि नजदीक बैठे हुए हैं तो लिंकेज बहुत ज्यादा है, लेकिन दूर बैठेंगे तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नजदीकियां कम हो जाएंगी, जो दोस्ती वाला एक बहुत गहरा वाला वो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दोस्ती क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, किसी और से दोस्ती हो जाएगी, नया फ्रेंड बन जाएगा, तो नया ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बढ़ेगा, लिंकेज कम हो जाएगा, डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ से फॉर्मूला से थोड़ा सा याद रहेगा आपको कि किस तरह से लिंकेज और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एक से ओ वेट वेट, आइए, हाँ
लिंकेज, सहलग्न, लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, लिंकेज, ठीक है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी और सहलग्नता में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिंकेज क्या हो जाएगा, साथ साथ चलने का जो प्रॉमिस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साथ साथ जाने की जो टेंडेंसी है वो वीक हो जाएगी। डिस्टेंस घट गया है, नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, साथ साथ सभी चलेंगे, दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये है आपका। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया लिंकेज का। अब रिकॉम्बिनेशन का डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, हम देख रहे हैं कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, नया ट्रेट बनने की टेंडेंसी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, क्योंकि जीन क्या कर रहा है, दूसरे क्रोमोसोम पर चला जा रहा है, दूसरे एलील के साथ में क्या कर रहा है, फ्रेंडशिप कर ले रहा है, नया ट्रेट बन जा रहा है। तो डिस्टेंस का रिकॉम्बिनेशन से बड़ी अच्छी दोस्ती है भाई। तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है आपके रिकॉम्बिनेशन को। किसको अफेक्ट कर रहा है, आपके रिकॉम्बिनेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। रिकॉम्बिनेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। आ जाइए, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा, रिकॉम्बिनेशन का टेंडेंसी भी बढ़ा, डिस्टेंस घटा तो रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी भी घटी। वही चीज यहाँ पर हो रही है, गुणसूत्र जो एलिल्स जो है वो नजदीक नजदीक बैठे हुए, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन तो हुआ पर बहुत कम हुआ। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि एलिल्स जो हैं दूर दूर बैठे हुए हैं, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन अच्छा खासा हुआ है, 37.2% तक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, इसको पूरा इरेज कर दूं पहले। ये वाला क्रॉस आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्रॉस आप घर पे करवाइए। एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, मॉर्गन साहब ने दो दो कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस है, मॉर्गन साहब ने दो ट्रेट्स लिए हुए हैं, एक तो आंखों का रंग लिया और पंख का साइज लिया, ठीक है। एम जो है वो आपके मिनिएचर पंख को, छोटे पंख के लिए है। डब्ल्यू जो है वो आंख के सफ़ेद वाले ट्रेट के लिए है। एम प्लस जो है ये आपके नॉर्मल पंख के लिए है, और डब्ल्यू प्लस जो है ये आपके रेड वाले आंख के लिए है। अब यही चीज़ है, आप सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया था, सेम चीज़ आप क्रॉस करवाएंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो ज़्यादा बन रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो एलिल्स हैं वो दूर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो आपके किनारों पर एलिल्स बैठे रहते हैं, उनमें लिंकेज की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आगे हम पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है कि लिंकेज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। उससे पहले एक और चीज़ हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या, ये लिंकेज आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, ये दो चीज़ें हमें पता करनी है। आइए, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या, कि जो आपका नया ट्रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है और कितनी रेट से बन रहा है, यही चीज़ है आपका। पुनर्संयोजन की आवृत्ति को आप कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके टोटल प्रोजेनीज बनी हुई हैं उसमें से जितने रिकॉम्बिनेंट टाइप बने हुए हैं डिवाइड कर देंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही आपका दो एलिल्स के बीच में डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पे, तो ये है आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज। जितनी संततियां, जितने बच्चे बन रहे हैं उनसे क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स को डिवाइड कर देंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, वही आपका बराबर होगा दो एलिल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताने के लिए। यही आपका बराबर होगा कि दो एलिल्स के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिल्स, ठीक है। आ जाइए, अब ये रीड कर दे रही हूँ कि ये क्या कह रहा है। अभी हमने जो डिस्कस किया हुआ है वही चीज़ लिखी हुई है, बस मैं इसको रीड करूँगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, पुनर्संयोजन की आवृत्ति में भिन्नता जीनों के मध्य की दूरी द्वारा निर्धारित होती है।
निकट स्थित जीन के मध्य जीन विनिमय की संभावना बहुत कम होती है। जीन विनिमय क्या? क्रॉसिंग ओवर। और कम पुनर्संयोजन की आवृत्ति बनती है। जब क्रॉसिंग ओवर ही कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। यदि जीन जो है वो दूर दूर स्थित हो तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है? कई जगहों पर जो अलग अलग लोकस पर जीन्स आपके प्रेजेंट है, तो कई जगहों पर एलील्स क्या होंगे? वो दूसरे क्रोमोसोम पर चले जाएंगे। तो क्या होगा? पुनर्संयोजन की आवृत्ति, पुनर्संयोजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ ये कह रहा है। अब आते हैं, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिकॉम्बिनेशन लिंकेज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, पर जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो, मतलब अच्छा है कि जान लेंगे इसको हम। आ जाइए, टेम्परेचर जो है ये आपके सहलग्नता को, लिंकेज को, किस लिंक्ड जीन जो है वो उनको कैसे किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। ताप बढ़ने पर जो आपका मायोसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जा रहा है? इसमें कियाज्मा का फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाता है। कियाज्मा क्या है? क्रॉसिंग ओवर से पहले एक पॉइंट बनता है जहाँ से गुणसूत्र जो होते हैं, एलील्स जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र भी साथ में अलग होता है। ठीक है, निर्माण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कियाज्मा फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो लिंकेज की तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है। अब ये क्या होगा? लेट्स से कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक पॉइंट पर बन गया कियाज्मा। ये कियाज्मा क्या करेगा? इस क्रोमोसोम को और इस क्रोमोसोम को अलग कर देगा। जब अलग कर देगा तो इसके साथ साथ जीन्स भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? अब ये क्या करेगा? ये हो सकता है नए क्रोमोसोम के साथ, ये क्या हो सकता है? नए क्रोमोसोम के साथ, इसमें बैठा जो एलील्स होंगे इनके साथ में ये पेयर अप हो जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिंकेज का जो चांस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर लिखते जाऊँ अगर मैं, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, लिंकेज कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो लिंकेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिंकेज भी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लिंकेज कम हो जाएगा। लोकेशन, ठीक, गुणसूत्र के किनारों पर स्थित जो जीन्स होते हैं इनमें जो जीन एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत कम होता है। अभी हमने कहा था कि जो आपके किनारों पर बैठे जो जीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं जाते हैं। इनको कहना है कि भैया नहीं, मुझे मेरे पुराने वाले मालिक के ही साथ रहना है, मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ करके। और जो आपके बीच में बैठे हुए गुणसूत्र होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं इस मालिक से उब गया हूँ। मालिक कौन? गुणसूत्र है। कह रहा है मुझे इस मालिक से उब गया हूँ, मुझे दूसरे वाले मालिक के पास जाना है। तो किनारों पर बैठे हुए जो जीन्स हैं आपके वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे नहीं जाना है छोड़ करके, मुझे भैया इसी के साथ रहना है। तो वो गुणसूत्र में क्या होगा? लिंकेज बहुत ज़्यादा होगा, इनके बीच क्या होगा? लिंकेज बहुत ज़्यादा होगा। एज बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? एज बढ़ने के साथ साथ आपका सेल डिवीजन जो होता है वो भी, नंबर ऑफ सेल डिवीजन हमारी बॉडी में निश्चित होता है। एक उम्र के साथ में सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो लिंकेज आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो भैया जो ट्रेट्स बने हुए हैं वही ट्रेट्स क्या होंगे? बने रहेंगे। यानी एज क्या है? एज बढ़ने के साथ साथ में लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब साथ साथ ही रहते हैं। लिंकेज जो होता है वो बढ़ता है, लिंकेज की तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक पर। अब जल्दी जल्दी से इन टॉपिक्स को हम खत्म करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, 3-4 एनिमल्स हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पता करना है। पिक्चर लगाया हुआ है मैंने। सेक्स डिटर्मिनेशन किया क्यों जाता है और किसने किया था? तो मैकलन साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले ग्रॉस हॉपर में, टिड्डे में देखा था कि टिड्डे का जो लिंग है, मतलब फीमेल ग्रॉस हॉपर होगी कि मेल ग्रॉस हॉपर होगा, ये निर्धारित कौन कर रहा है? अभी तक तो मॉर्गन साहब ने और आपके सटन और बावेरी साहब ने क्या करा था कि बता दिया था कि भैया क्रोमोसोम है जो बाकी ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी बेसिस पर इन्होंने क्या किया था? ये देखा कि जो ग्रॉसहॉपर है इसमें जो गुणसूत्र प्रेजेंट हैं, ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो लिंग को निर्धारित कर रहा है। तो इन्होंने क्या देखा था कि जो मेल ग्रॉसहॉपर है, जो शुक्राणु आपका बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि एक शुक्राणु में तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उपस्थित है, लेकिन दूसरे वाले में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। और जो अंडाणु था, अंडा था, जो एग था, ओवम जो था, उसमें दोनों ही क्रोमोसोम पर एक क्या है आपके? एक्स क्रोमोसोम पर, मतलब
अंडे में दोनों ही क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा कि जो लिंग का निर्धारण है, सेक्स को डिटरमाइन करना है, क्योंकि एक स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम है, ओवम में भी एक्स क्रोमोसोम है, तो कोई थर्ड नंबर का जो क्रोमोसोम है वही क्या कर रहा है, सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन का वो बन रहा है, क्या ऐसा परिस्थिति बनता है कि ये बताता है कि ग्रॉसहॉपर या बाकी इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके मेल होंगे कि फीमेल होंगे। यहाँ पर ये देखिएगा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स का, आपके ड्रोसोफिला का, और क्या है, बर्ड्स का है। इसमें मुर्गी बनी हुई है, मुर्गी और मुर्गा दोनों बने हुए हैं, ठीक है, बर्ड्स का एग्जाम्पल है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम किस में बनता है, मेल में बनता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में बनता है, फीमेल में बनता है। ह्यूमन बींग्स और आपके ड्रोसोफिला में सेम कंडीशन बनता है। मेल ड्रोसोफिला में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, फीमेल ड्रोसोफिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब एक बात बताइएगा बच्चों, एक टॉपिक मैं छोड़ दी हूँ अभी, लिंकेज ग्रुप बताना आपको, लास्ट में वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अगर अब मेल क्या करेगा, ह्यूमन बींग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मेल क्या करेगा आपका, मेल में दो टाइप के स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्म ऐसा होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, पेयर में होंगे। एक क्रोमोसोम ऐसा बनेगा जिसमें वाई क्रोमोसोम यानी एक्स वाई वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। एक में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब जो ओवम बन रहा है वो कैसा होगा, इसमें क्या होगा, एक्स एक्स ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ओवम जो है वो एक्स एक्स वाले स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट कैसा बनेगा, जाइगोट जो बनेगा, जो डिप्लॉयड कंडीशन बनेगी उसमें जो क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम बनेगा। अगर ओवम आपका एक्स वाई वाले क्रोमोसोम के साथ में, एक्स वाई वाले स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो क्या कंडीशन बनेगा, एक्स और वाई वाला कंडीशन बनेगा। जो जाइगोट बनेगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा। एक्स एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाला क्या होगा, फीमेल ह्यूमन बीइंग बनेगा, मतलब फीमेल बनेगी। एक्स वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाला क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या बनेगा, मेल बनेगा। अब यही चीज है ड्रोसोफिला में, एक्स वाई वाला मेल ड्रोसोफिला हो जाएगा, एक्स एक्स वाला क्या हो जाएगा, फीमेल ड्रोसोफिला वाला। एक्स वाई वाला मेल ड्रोसोफिला, एक्स एक्स वाला फीमेल ड्रोसोफिला। ह्यूमन बीइंग में एक्स एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाले फीमेल और एक्स वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले मेल होते हैं। और एक और चीज अभी थोड़ा सा जानना है कि ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, हेट्रोसोम्स, होमोसोम्स ये क्या होते हैं आपके हमारी बॉडी में। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेंगे हम। हमारी बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं। पेयर में कितने होते हैं, जोड़े में कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। 23 में से जो 22 जोड़े होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही बराबर होते हैं, यानी एक्स एक्स वाले ही क्रोमोसोम होते हैं। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। आप इनको होमोसोम्स भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, होमोसोम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका सेक्स को डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं होता है। ये लिंग को निर्धारित नहीं करते हैं, ये हमारे बाकी शरीर की कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। अब बचा क्या आपका, जो लास्ट वाला 23वां जोड़ा बचा हुआ है, 23rd वाला जो पेयर बचा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है लिंग को निर्धारित करने में। फीमेल में क्या देखा गया कि फीमेल में 23वां जोड़ा भी क्या है, एक्स एक्स वाला है। कायदे से कहें तो ये तो ऑटोसोम्स ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लिंग को निर्धारित करने में रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया हेटेरोसोम, नॉट हेट्रोसोम, एलोसोम्स। क्या कहा गया इसको, एलोसोम्स, एलोसोम्स, ठीक है। लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहा जा रहा है, एलोसोम्स। मेल में देखा गया कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा। जैसा कि मैकलन साहब ने कहा था कि दूसरा कोई गुणसूत्र है, कोई ऐसा गुणसूत्र है जो कि क्या कर रहा है, लिंग को निर्धारित कर रहा है। तो ये वाई वाला ही क्रोमोसोम क्या कर रहा है, लिंग को निर्धारित कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, हेटेरोसोम्स कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, हेटेरोसोम्स कहा जा रहा है। इनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इनको एलोसोम्स भी कहा जाता है, या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है।
एक्स एक्स को आप एलोसोम्स कह सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं, और एक्स वाई वाला जो है ये हेट्रोसोम्स है, एलोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये क्या है आपके, ये लिंग को निर्धारित करने में रोल प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली ड्रोसोफिला में 4 पेयर होता है क्रोमोसोम का, तो जो आपका फर्स्ट वाला पेयर होता है वो इसी तरह से आपके हेट्रोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं किसका एग्जाम्पल लेंगे, हमने ह्यूमन बींग्स का और ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल देख लिया हुआ है। अब हम देखेंगे बर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे। बर्ड में हमारा किस टाइप का बन रहा है, बर्ड में बन रहा है ZZ टाइप का और ZW टाइप का। अब यहाँ पर ये जो ZW टाइप है ना, ये फीमेल में प्रेजेंट है, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो किस में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट है। यानी फीमेल बर्ड होगी तो उसमें क्या है, ZW वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। मेल बर्ड जो है वो कैसा है, वो है आपका क्या कहते हैं उसको, ये है मेल ZZ टाइप का। ये बना रहा, ये है हेट्रोजाइगस टाइप। ये कैसी है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि यही अलग अलग आपके गैमेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या है आपके, होमोजाइगस, ये क्या है, होमोजाइगस। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी है, XX क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, XY क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब एक बात बताइए, यानी कि फीमेल कितने टाइप के एग बनाएगी, फीमेल 2 टाइप के एग बनाएगी। 2 टाइप के एग बने तो इस एग में एक वाले में हो सकता है ZZ वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, एक वाला हो सकता है ZW वाला। यही आपका क्या है, हेट्रोजाइगस वाला एग बन गया। ये जो हेट्रोजाइगस वाला बना, अगर मेल का स्पर्म Z क्रोमोसोम कैरी करने वाला फीमेल के Z वाले एग से अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो कंडीशन क्या बनेगा, ZZ का बनेगा। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स का मेरे, अगर मतलब मेल का Z वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के ZW वाले एग से फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, ZW का कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब ZW वाला कंडीशन जो बन रहा है ये क्या बनेगा, फीमेल हेट्रोजाइगस बनेगा। मेल वाला क्या बनेगा, ZZ वाला मेल बनेगा, होमोजाइगस बनेगा, ठीक है। ZZ वाला मेल बर्ड, ZW वाला फीमेल बर्ड, प्लीज याद रखिएगा। यहाँ पे ये है ZZ वाला, ये है आपका मेल, अरे कॉक है, ये क्या है आपकी ZW वाली, ये है आपकी हैन है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है आपके होमोजाइगस वाले, और ये क्या है आपके हेट्रोजाइगस वाले, ये हेट्रोजाइगस, ये भी क्या है हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों। आ जाइए, अब एक और बचा हुआ है इंसेक्ट वाला कंडीशन, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इंसेक्ट वाले कंडीशन में क्या बन रहा है, इंसेक्ट में क्या हो रहा है कि होमोजाइगस वाला कंडीशन जो होता है वो बनता है, बट मेल में क्या होता है, फीमेल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीमेल होमोजाइगस है, यहाँ पर फीमेल क्या है, ये है फीमेल इंसेक्ट, और ये क्या होगी, होमोजाइगस, समयुग्मजी, क्या होगी, समयुग्मजी। बट मेल में एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट है, ये XO टाइप का क्रोमोसोम नहीं बन रहा है, ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट है, ये X0 बन रहा है, यहाँ पे 0 या फिर XO इसको बोला जाता है। यानी कि 2 टाइप के मेल में स्पर्म बनेंगे, एक ऐसा स्पर्म बनेगा जो जिसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट एक ऐसा स्पर्म बनेगा जिसमें एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कोई भी एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। अब क्या कंडीशन बनेगा, बना लेते हैं कंडीशन। फीमेल का एग एक्स वाले स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, XX बनेगा, फीमेल इंसेक्ट बनेगी। फीमेल का एग मेल वाले कौन से XO वाले कंडीशन से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, XO वाला कंडीशन बनेगा, मेल इंसेक्ट बनेगा, ठीक है। ये है आपका। तो अभी तक हमने क्या देखा, ह्यूमन बींग्स में फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, ड्रोसोफिला में भी फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, बर्ड में फीमेल क्या है, हेट्रोजाइगस है, इंसेक्ट में फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए किसके बारे में, मधुमक्खी जो है ये आपकी एक स्पेशल कंडीशन है। मधुमक्खी थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे मधुमक्खी के बारे में। ये देखो हेडिंग लिखा था मैंने, XX टाइप का आपका, ZW टाइप का, XO टाइप का। XX टाइप का किस में पाए, XX और XY वाला ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ड्रोसोफिला जैसे, ठीक है। ZW और ZZ वाला क्या है इसमें आपके, इसमें है बर्ड है आपकी, XO वाला कौन है, इंसेक्ट है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं थोड़ा सा मधुमक्खी को देखते हैं। मधुमक्खी में 3 टाइप की मधुमक्खियां बनती हैं। एक बनती है क्वीन, है तो फीमेल ही, क्या है ये, क्वीन है, रानी मक्खी जिसको कहा जाता है, ठीक है। और एक है वर्कर, मतलब वर्कर बहुत सारी होती हैं, ये हैं आपके श्रमिक मक्खियाँ, फीमेल ही होती हैं, ये फीमेल है, ये भी
फीमेल है। एक बनता है ड्रोन, क्वीन के साथ में जो राजा है वो है ड्रोन। कौन है? ड्रोन। ये है आपका मेल, क्या है? मेल है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन में यही दो लोग रोल प्ले करते हैं। जो ड्रोन साहब है ये क्या करेंगे, ये क्वीन बी के साथ में फर्टिलाइजेशन करने का काम करेंगे। इनका काम यही है, बाकी इनका काम है रॉयल जेली खा खा करके आराम करना, ठीक है, इतना ही काम है। वर्कर्स क्या करेंगे, फूलों से रस लेकर आएंगे, नेक्टर लेकर आएंगे, और भाई क्वीन बी को और ड्रोन साहब को रॉयल जेली खिला खिला करके मोटा करेंगी, और कोई काम नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं, और उन्हीं से क्या बनता है, हमको शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो हनी बी की कॉलोनी में, मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 टाइप की मधुमक्खियाँ आपकी पाई जाती हैं। क्वीन भी पाई जाती है, वर्कर भी पाई जाती है, ड्रोन पाया जाता है। क्वीन भी रानी मक्खी है, श्रमिक मक्खियाँ हैं, और ड्रोन पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम अपने 2 लोगों को उठाते हैं। कौन? हमारे राजा साहब ड्रोन, और कौन? रानी महारानी जो है आपकी क्वीन, ठीक है। तो मधुमक्खी में जो है, जो क्वीन बी है, इसमें होते हैं आपके डिप्लॉयड वाला जो आपका जायगोट है, जायगोट में प्रेजेंट है आपके क्या 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, मायोसिस करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम रह जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। क्या होगा? हैप्लॉयड, अगुणित हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका एग, क्या है ये? एग, ठीक है। अब ये जो एग है, फीमेल साहब ने क्या किया, क्या करा, उन्होंने अंडे दिए। जो अंडे दिए हैं वो मायोसिस करके इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 ही प्रेजेंट है। अब ये जो फीमेल महारानी की, मतलब हमारी जो महारानी है, उनके अंडे ने अगर आपके 16 क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, जो ड्रोन के स्पर्म है, 16 क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज किया, ये अब ये जो है, ये क्या है आपका स्पर्म, इस तरह से बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए। दिस इज स्पर्म। ये कहाँ से आ रहा है? ड्रोन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ड्रोन से आ रहा है। फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जाइगोट जो बनेगा, इसमें 32 क्रोमोसोम होंगे। अब एक स्पेशल कंडीशन है, 32 क्रोमोसोम जब होगा, ये कहाँ से आ रहा है? ये फीमेल से आ रहा है। तब ये क्या बनाएगा? ये फीमेल बी बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल बी बनाएगा, फीमेल मधुमक्खी बनाएगा। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रानी मक्खी बनेगी कि आपकी वर्कर मक्खी बनेगी, बट अगर एग ने स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन किया, डिप्लॉयड कंडीशन बना, तो डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो मधुमक्खी की फीमेल वाली प्रजाति में पाया जा रहा है, मतलब फीमेल मक्खी में पाया जा रहा है। बट दूसरा कंडीशन बनता है, अगर इस एग ने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, नो फर्टिलाइजेशन, तब क्या होगा? तब ये जो है, ये क्या करेगा, एक स्पेशल फीचर होता है, एक स्पेशल प्रोसेस होता है, इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। मधुमक्खी में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनिषेक जनन जिसको कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इस पार्थेनोजेनेसिस के जरिए ये एग जो है, ये एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 गुणसूत्र प्रेजेंट हैं। ये आपका बनाएगा मेल मधुमक्खी, और ये जो मेल मधुमक्खी है, ये है आपका ड्रोन। क्या है बच्चों? ये आपका ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन ही है ये आपका। पिक्चर आगे लगाया हुआ है, अभी एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से क्लियर पेज पर, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन बना, यानी कि एक और चीज समझिएगा, जो ये स्पर्म बन रहा है ड्रोन साहब, तो ड्रोन साहब जो स्पर्म बनता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे गैमीट्स बनते हैं तो पहले मायोसिस होता है, फिर आपका माइटोसिस होता है, लेकिन जो ड्रोन साहब का स्पर्म है, इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। अगर मायोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 16 से 8 हो जाएंगे, और 8 करना नहीं है, हैप्लॉइड होकर के तो 16 हो रहा है, तभी तो 32 बनेगा। लेकिन अगर 8 गुणसूत्र हो गए तो 32 गुणसूत्र आपके बनेंगे ही नहीं। इसलिए क्या होता है, ड्रोन में क्या करता है, स्पर्म जो होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ और सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ेगा, आपके क्रोमोसोम के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए, अब रीड करूंगी मैं, और आपको और बेहतर एक बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। आ जाइए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में मादा क्या होती है? द्विगुणित होती है। नर क्या होता है? अगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब है कि फीमेल जो होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32, मेल जो होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16।
ठीक है। मधुमक्खियों ये कंडीशन किसमें है? मधुमक्खियां हैं, बर्र है, चींटियां हैं, वास्प जो होती हैं, इन सब में ये कंडीशन देखने को मिल जाता है। एक और एनिमल है हाइमेनोप्टेरस है, जो सामाजिक जीव है, इसमें भी ये देखने को मिल जाता है। अब मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियां प्रेजेंट हैं, आपकी डिप्लॉयड क्वीन, डिप्लॉयड श्रमिक मक्खी और हैप्लॉयड ड्रोन। तो डिप्लॉयड क्वीन और डिप्लॉयड श्रमिक मक्खी में क्या फ़र्क है? मैंने अभी कहा था कि श्रमिक मक्खियाँ रॉयल जेली नहीं खाती हैं, क्वीन मक्खी को अच्छा खाना, रॉयल जेली मिलता है, इसलिए ये महारानी साहिबा खा खा करके इनका शरीर अच्छे से विकसित हो जाता है। इनमें एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ऑर्गन्स क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं ताकि ये अंडे को पैदा कर सकें। ठीक है, श्रमिक मक्खियों को खाना ही नहीं मिलता तो और ये इनका शरीर डेवलप कैसे होगा? एग लेइंग ऑर्गन जो है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। ये पूर्ण विकसित मादा कीट जो है निषेचित अंडों से विकसित होते हैं। निषेचन हो रहा है, क्या निषेचन हो रहा है? फीमेल का जो एग है, ये आपका जायगोट, नॉट जायगोट कहूँगी मैं, जो आपका जर्म सेल है, इसमें 32 क्रोमोसोम है, इसने क्या किया? मायोसिस किया। मायोसिस करके क्या कर रही है? 16 क्रोमोसोम आ गया, ये है आपका एग। ठीक है, अब ड्रोन साहब के पास तो भैया 16 ही क्रोमोसोम वाला स्पर्म प्रेजेंट है, इसमें क्या है? 16 ही क्रोमोसोम। इन दोनों का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। इन दोनों का क्या हुआ? संयुग्मन हुआ। फर्टिलाइजेशन होगा तो वापस से डिप्लॉयड कंडीशन बनेगी, और जैसे ही 32 गुणसूत्र आया तो वो या तो डिप्लॉयड फीमेल होगी, अब फीमेल में या तो वो क्वीन हो सकती है या फिर वर्कर हो सकती है। रॉयल जेली खा लिया उसने तो क्वीन होगी, और रॉयल जेली नहीं खाया तो वो आपकी क्या होगी? वर्कर होगी। अच्छा, रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें जनन अंग विकसित होते हैं। अच्छा खाना खाया, एग लेइंग ऑर्गन आपका इनका क्या हो गया? विकसित हो गया। निषेचित अंडों से विकसित रानी मधुमक्खी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण करती है, गैमीट बनाती है। अब डिप्लॉयड वर्कर, दिस इज ऑल्सो फीमेल। ठीक है, ये भी निषेचित अंडों से ही विकसित मादा जीव होती है, परंतु इनमें जनन अंगों का विकास नहीं होने के कारण ये जनन करने में असमर्थ होती हैं और श्रमिक बनकर के जीवन भर रह जाती हैं। आपके आ गए अगुणित ड्रोन साहब आ गए, या मेल बी आ गया। अनिषेक जनन द्वारा पार्थेनोजेनेसिस होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर अंडा जो है इसने क्या करा? इसने निषेचन नहीं किया और इसमें क्या हुआ? पार्थेनोजेनेसिस हुआ, और ये पार्थेनोजेनेसिस करके एक नया मधुमक्खी बना रहा है जो कि क्या है? आपका मेल ड्रोन है। ठीक है, द्वारा अगुणित या अनिषेचित अंडों को क्या कर रहा है? विकसित हो रही है, और ये क्या होते हैं? ये आपके एक्टिव मेल होते हैं, इनमें केवल 16 ही गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। नर मक्खी में मायोसिस नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के जरिए क्या बनता है? गैमीट बनता है, स्पर्म बनेगा, और यही क्या करेगा? एग के साथ में फर्टिलाइजेशन करा के फीमेल बी बनाने का काम करेगा। ये देखिए, मेल हनी बी जिसमें 16 क्रोमोसोम, फीमेल हनी बी जिसमें 32 क्रोमोसोम। अब ये क्या कर रहा है? मायोसिस हो रहा है, 2 टाइप के एग बन गए, नॉट 2 टाइप के एग बन गए, एग बना हुआ है। 2 एग को इसलिए दिखाया गया, एक में पार्थेनोजेनेसिस, एक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसने क्या किया? अब यहाँ पे जो 16 क्रोमोसोम वाला है, इसमें क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, 32 क्रोमोसोम जाइगोट में आया, फीमेल हनी बी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 क्रोमोसोम वाला जो ओवम है वापस से विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस के जरिए क्या बना रहा है? नया मधुमक्खी बना रहा है, जो कि क्या होगा? मेल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 गुणसूत्र प्रेजेंट है। अब आते हैं हम आपके म्यूटेशन, हमारे पास एक टॉपिक है म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, लिंकेज ग्रुप अभी हमने कहा था ना बच्चों की लिंकेज ग्रुप छूट गया, वो हम बताते हैं, बताना बाकी है। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है आपका? संलग्नता समूह कितने बनेंगे? लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे? तो आपकी बॉडी में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं उनका आप हाफ कर दीजिए, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उतना ही क्या बनेगा? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही बनेगा क्या? लिंकेज ग्रुप। क्रोमोसोम उतना ही बनेगा, लिंकेज ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? लिंकेज ग्रुप। ठीक है बच्चों, आ जाइए। सो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू लिंकेज
ग्रुप, यानी कि हमारी बॉडी में कितने बनेंगे, 23 लिंकेज ग्रुप बनेंगे। एक और यहाँ पे कैच है कि जो गैमीट होते हैं, गैमीट, हमारे गैमीट कितने हैं, एक तो एग है, एक क्या है, स्पर्म है, ठीक है ना। तो गैमीट चाहे वो एग हो या स्पर्म हो, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 23 हैं। तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे, 23 ही बनेंगे। लेकिन जो मेल होता है, मेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो डिप्लॉयड कंडीशन वाला, हम डिप्लॉयड कंडीशन की बात कर रहे हैं, गैमेट की बात नहीं कर रहे हैं, डिप्लॉयड कंडीशन की, ठीक है। 23 पेयर है। अब इसका क्या करा, पेयर में है, अगर हमें इसका हैप्लॉइड निकाला तो 23 बचेगा। फीमेल में तो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 23 हो गए। लेकिन मेल में क्या बन रहा है, एक्स और वाई टाइप वाला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक 23 वाला क्या बनेगा आपका, 23 वाला तो ये एक्स के साथ बनेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा बनेगा। इस वजह से मेल में कितना लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, 24 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होने की वजह से मेल में 24 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं और फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन गैमीट में आपके 23 क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गैमीट में हैप्लॉइड नंबर जो होता है वो चाहे स्पर्म है चाहे ओवम है, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो उम्मीद करती हूँ लिंकेज ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। आइए म्यूटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन आपका, एक सेकंड जरूर देख लूँ, इसके बाद और कितने टॉपिक, एसी नहीं चल रहा है ना तो बड़ा, चलिए ठीक। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो होता है ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बच्चों, हमारे क्रोमोसोम में, हमारे जीन में, या हमारा जो जेनेटिक कोड है, जो डीएनए सेक्शन है, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये आपके किसमें परिवर्तन आ सकता है, आपके जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है, डीएनए का जो सेगमेंट है जैसे TCG AT, ये जो सेगमेंट है इसमें बदलाव आ सकता है। तो ये क्या करेगा, ये नए कैरेक्टर को जन्म देगा, नया चरित्र बनाएगा, नया लक्षण बनाएगा। ये क्या करेगा, आपके नए लक्षण को जन्म देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है इसको। म्यूटेशन आपके लिए कई बार क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये वेरिएशन को जन्म देता है। ये यही क्या करता है, अलग अलग नई प्रजातियों को जन्म देता है विद नई जो आपके नए ट्रेड्स होते हैं। लेकिन कई बार म्यूटेशन क्या करता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है। जो कैंसर होते हैं ये आपके म्यूटेशन की ही वजह से होते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं जो म्यूटेशन की ही वजह से होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सभी आपके म्यूटेशन की ही वजह से होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के म्यूटेशंस हैं और क्या है। ह्यूगो डीवरिज साहब ने म्यूटेशन वर्ड दिया था। म्यूटेशन के बारे में किसने स्टडी किया, ह्यूगो डीवरिज साहब ने स्टडी किया था। जब हम एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूगो डीवरिज साहब ने क्या कहा था, ठीक है। इन्होंने ही म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब आपके म्यूटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। एक म्यूटेशन है जो आपके जीन के स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं इसको। क्या कह रहे हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या है ये आपका जीन म्यूटेशन, जीन का जो सेक्शन है उसमें अगर बदलाव आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये आपका कितने टाइप का हो सकता है, ये आपका 2 टाइप का हो सकता है, सब्सटीट्यूशन, और क्या हो रहा है, ये आपके डिलीशन हो रहे हैं इसमें, या फिर आपका क्या हो रहा है कि एडिशन हो रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि डीएनए का जो सेगमेंट होता है, लेट्स से कि ये हमारे डीएनए के 2 आपके टेम्पलेट क्या है, आपके स्ट्रैंड्स हैं। अब इस पर क्या लगा हुआ, ATGCA इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, T होगा, यहाँ पे क्या होगा, A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा, यहाँ पे T होगा। अब क्या हुआ, इस A की जगह पर क्या आ गया, इस A की जगह पर क्या आ जाए, U आ जाए, क्या आ जाए, U आ जाए। तो क्या होगा भैया, अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, सेक्शन गड़बड़ हो गया।
कोड गड़बड़ हो गया, इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया, नई चीज़ आ गई, तो यही क्या है आपका जीन म्यूटेशन है। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमारे डीएनए के सेगमेंट में जो बदलाव आ रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है? आपका जीन म्यूटेशन कहा जा रहा है। ये किस वजह से हो सकता है? सब्सटीट्यूट कर जाए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सब्सटीट्यूशन देख रहे हैं। टी के प्लेस पर टी के साथ में क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था, लेकिन इस एडेनिन को किसने रिप्लेस कर दिया? यूरेसिल ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। हमारे डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं। एडेनिन है आपका, थायमीन है आपका, गुआनिन है, और क्या है? साइटोसिन है। और जो हमारा ये क्या होता है? हमेशा पेयर्ड में रहते हैं। ये क्या है? रहेंगे हमेशा आपके पेयर में रहेंगे। पेयर में रहेंगे इसका मतलब है कि एक प्यूरिन बेस होगा, जब डीएनए वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक पिरामिडीन बेस होगा। हमेशा प्यूरिन बेस पिरामिडीन बेस के साथ में ही पाया जाएगा। अगर प्यूरिन बेस आ गया तब भी म्यूटेशन हो गया, अगर पिरामिडीन बेस आ गया तब भी म्यूटेशन हो गया। अगर प्यूरिन और आपका क्या हो गया? प्यूरिन की जगह पे पिरामिडीन वाला आ गया तो क्या होगा? वहाँ पे पिरामिडीन का दूसरा वाला नाइट्रोजिनस बेस आ गया तब भी वहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन होगा। ठीक है, आपके प्यूरिन बेस और पिरामिडीन बेस कौन कौन से हैं? एक बार रिवाइज कर लो। देखो आपके क्या है? एडेनिन और गुआनिन क्या है? आपके प्यूरिन बेसेस हैं। ठीक है, और क्या है? थायमीन है आपका, साइटोसिन है, और यूरेसिल क्या है? ये आपके पिरामिडीन बेसेस हैं। क्या है बच्चों? पिरामिडीन बेसेस हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे डीएनए में एडेनिन पेयर अप होता है डबल हाइड्रोजन से थायमीन के साथ में, साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ में, गुआनिन के साथ में पेयर अप होता है। अब यहाँ पर क्या हो कि तुम्हारे थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाए। क्या आ जाए? यूरेसिल आ जाए। है तो ये भी पिरामिडीन ही, लेकिन थायमीन की जगह पर क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो होगा आपका, ये किस टाइप का होगा? ये होगा ट्रांजिशन टाइप का आपका, क्या कहते हैं इसको? अरे ट्रांजिशन वाला म्यूटेशन होगा। अब यहाँ पर क्या करो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाए कि कोई प्यूरिन बेस आ जाए, जी वाला बेस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्यूरिन है, यहाँ पर क्या है? प्यूरिन ही है। ठीक है, सॉरी, प्यूरिन वाला म्यूटेशन होगा तो ये ट्रांजिशन होगा, और प्यूरिन पिरामिडीन वाला म्यूटेशन होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? ट्रांसवर्जन टाइप का होगा। प्यूरिन का दूसरा सेट आ गया, एडेनिन के साथ में इसको पिरामिडीन के साथ में पेयर करना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? गुआनिन आ गया, प्यूरिन ही आ गया, तो ये क्या है? ये भी म्यूटेशन कॉज करेगा। अब इसके साथ में यहाँ पे जैसे कि ये टी है, मान लो ये साइटोसिन की जगह पर तुम्हारा क्या आ जाए? साइटोसिन की जगह पर आपका आ जाए दूसरा वाला पिरामिडीन, थायमीन आ जाए, तो ये तो बड़ा ब्लंडर करेगा ना, ये तो बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर देगा ना। साइटोसिन के साथ में क्या होना चाहिए था? आपका गुआनिन होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा? इसने दूसरे वाले पिरामिडीन को कर दिया। ये भी पिरामिडीन है, ये भी पिरामिडीन है। अब यहाँ पर लेट्स से कि टी की जगह पर क्या आ जाए? ये आपका क्या है? ये पिरामिडीन है, और पिरामिडीन के साथ में हम दूसरा पिरामिडीन लगा दें क्या? प्यूरिन लगा देते हैं, एडेनिन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अरे यार एक सेकेंड, एडेनिन ये प्यूरिन बेस है, ठीक है, और थायमीन पिरामिडीन बेस है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? पहले प्यूरिन और प्यूरिन का म्यूटेशन कराते हैं। एडेनिन के साथ में क्या आ जाए? गुआनिन आ जाए। प्यूरिन वाला म्यूटेशन हुआ, प्यूरिन वाला अगर म्यूटेशन हुआ, आना चाहिए था पिरामिडीन, बट आ गया आपका प्यूरिन वाला बेस आ गया। ये है ट्रांजिशन वाला आपका, ट्रांजिशन वाला म्यूटेशन। अब दूसरा देख लेते हैं कि ये है आपका क्या? साइटोसिन। साइटोसिन क्या है? आपका पिरामिडीन वाला बेस है। साइटोसिन जो है पिरामिडीन है। अब यहाँ पर आ जाए तुम्हारा दूसरा वाला पिरामिडीन का पेयर, क्या आ जाए? अरे थायमीन आ गया। अब क्या होगा? ये भी तुम्हारा ट्रांजिशन वाला, लेकिन थायमीन की जगह पर यहाँ पर तुम्हारा आना चाहिए था गुआनिन, लेकिन आ गया क्या? एडेनिन। तो ये है पिरामिडीन और ये है प्यूरिन, लेकिन इस प्यूरिन का जो कोड है वो क्या है? जो बेस है वो पूरा बदल गया है, बेस ही बदल गया है, तो ये क्या करेगा? आपका बड़ा सा ब्लंडर क्रिएट करेगा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्जन कहा जाता है। इस टाइप की म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्जन। ओवरऑल इस ये जो जेनेटिक कोड्स में बदलाव आ रहा है, ये क्या है? आपके जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जीन म्यूटेशन कहा जाता है। अब जीन म्यूटेशन में क्या हो रहा है? सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ए के साथ टी पेयर अप करता है, लेकिन टी की जगह पर क्या आ जाए? यूरेसिल आ जाए, सब्सटीट्यूट कर दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि ए जो है ये प्यूरिन है, अब इसका पिरामिडीन के साथ में पेयर अप होना है, लेकिन
थाइमीन की जगह पर क्या आ जाए, गुआनीन आ जाए। प्यूरिन बेस में ट्रांजिशन हो रहा है। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि प्यूरिन जो है, मान लेते हैं सॉरी, टी जो है आपका, टी के साथ में क्या आ जाए, टी के साथ में दूसरा वाला आ जाए, मान लेते हैं यूरेसिल, मान लो आ गया, ठीक है, यूरेसिल आ गया। तो टी के साथ में क्या होता है आपका, यूरेसिल तो चलो आरएनए में होता है, फिर भी आरएनए में चल जाएगा ये। मान लेते हैं क्या आ गया हमारा, थाइमीन आ गया, साइटोसिन, साइटोसिन आ गया, लेट्स से, ठीक है। टी के साथ क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। अब ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक करेगा, अगर टी के साथ यूरेसिल लगा हुआ है फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन टी के साथ तुम्हारा साइटोसिन लगा हुआ है, ये है तुम्हारा थाइमीन और ये तुम्हारा क्या है, यूरेसिल, दोनों ही क्या है, अरे ये प्यूरिन पिरामिडिन बहुत है, एक मिनट, जी लगाओ, जी तुम्हारा प्यूरिन बेस, जी के साथ में किसको रखें, साइटोसिन आता है, पर हम क्या रख रहे हैं, थाइमिन को रख दिया। जी के साथ में किसको रख दिया, थाइमिन को रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये मिस्टेक करेगा, मिस्टेक करेगा, कौन सा मिस्टेक करेगा, ट्रांसवर्जन टाइप का आपका मिस्टेक होगा यहाँ पर, ठीक है। किस टाइप का मिस्टेक होगा, ट्रांसवर्जन टाइप का मिस्टेक आपका यहाँ पर होगा। अच्छा चलो रीड करो, देखो ये क्या कह रहा है। अगर एग्जाम यहाँ पे हम कुछ बनाए, जैसे आपका प्यूरिन बेस रखते हैं और पिरामिडिन बेस रखते हैं। प्यूरिन बेस में हमारे पास क्या है, एडेनिन और गुआनिन है। प्यूरिन बेस में, पिरामिडिन बेस में क्या है, थाइमीन, साइटोसिन और आपका क्या है, यूरेसिल है, ठीक है। अब प्यूरिन बेस क्या करता है, आपके थाइमीन के साथ में पेयर अप करता है, गुआनिन आपका क्या करता है, साइटोसिन के साथ में पेयर करता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाए, आपका थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाए फिर भी ठीक है, ए के साथ में यूरेसिल आ गया फिर भी ठीक है, लेकिन ए के साथ में अगर साइटोसिन आ गया तब बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्यूरिन का साथ में पिरामिडिन बेस है, लेकिन ये बेस क्या हो गया है, बदल गया है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हो रहा है, और ये क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा मिस्टेक क्रिएट करता है, नई चीज बनाएगा, इसलिए इसको ट्रांसवर्जन कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या हो रहा है आपका कि गुआनिन जो है आपका, ये क्या है आपका, प्यूरिन है। अब इस गुआनिन की जगह पर क्या आ जाए, एडेनिन आ जाए, ये भी प्यूरिन बेस, ये भी पिरामिडिन बेस, ये क्या कर रहा है आपका, ये कैसा बना रहा है, ये ट्रांजिशन वाला आपका म्यूटेशन कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है, ट्रांजिशन वाला म्यूटेशन कॉज कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब जीन की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। यह परिवर्तन कोडित रूप से पाई जाने वाली सूचना को भी बदल देता है, क्योंकि हमारे नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है ना। यह क्षारकों में हुए उलट फेर की वजह से होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, डीएनए के अणु एक या एक से अधिक क्षारक युग्मकों से क्या हो जाए, बदल जाए, आपके नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो जाए, आपस में बदल जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी म्यूटेशन कॉज करेगा, नई चीज बनाएगा। जैसे ए के साथ में यूरेसिल आ जाए, थाइमीन को इसने क्या करा, यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया, तो इस वजह से क्या हो रहा है, देखो हमने एग्जाम्पल देखा था, सीकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें आपके क्या बन रहे थे, वैलिन प्रोटीन बनने की वजह से आरबीसी जो है आपका वो हसिया के आकार का हो गया और उसका ब्लड फ्लो क्या हुआ, रुक गया। तो सीकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ट्रांजिशन आपका क्या हो रहा है, प्यूरिन बेस जो है प्यूरिन बेस से बदल जाए, ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा है, प्यूरिन बेस जो है पिरामिडिन बेस के साथ रहता है, लेकिन पिरामिडिन बेस का कोड क्या हो जाए, बदल जाए, तब क्या होगा, आपका ट्रांसवर्शन होगा, ठीक है। और जो ट्रांसवर्शन हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, बड़ा ब्लंडर क्रिएट करेगा ये, ठीक है। डिलीशन हो जाए, अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है कि थाइमिन ही गायब हो जाए, थाइमिन ही गायब हो जाए, या फिर डबल आ जाए, तो ये क्या होगा, आपका डिलीशन होगा। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या कुछ क्षारकों की एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेसिस आ जाए, नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब यहाँ पे ऐसे, इसको इस तरह से समझ लीजिए आप थोड़ा सा, ये स्ट्रैंड है हमारा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन मान लेते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाए, ये रिपीटेड हो जाए, थाइमीन थाइमीन एडिनिन, इस तरह से एडिनिन नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा, साइटोसिन है, और ये क्या है आपका एडिनिन आ जाएगा। क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो क्या हो रहा है तुम्हारा, ऐड कर रहा है, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा कोड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कोड क्या हो गया, डिलीट हो गया, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए कोडेड था वो कोडेड डिलीट हो गया, तो क्या बनाएगा आपका, डिलीशन, म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आपके नाइट्रोजनस बेस ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, आपका नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट है वो डिलीट हो रहा है, तो डिलीशन हो रहा है, और दोनों ही क्या कॉज कर रहे हैं, म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं, जीन म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो एडिशन एक न्यूक्लियोटाइड में, ये जो एग्जाम्पल है, ये तो हमारा दूसरे वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम देखते हैं तुम्हारा क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोमल वाला देखेंगे, लेकिन ये जो एडिशन आपका और उसका डिलीशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जेनेटिक कोड का क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है, फ्रेम क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, इस तरह से ये लगा हुआ है, इस तरह से ये क्या हुआ है, लगा हुआ है, अगर ये क्या हो जाए आपका, इसमें से एक कोड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तब भी कोड को पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, इसमें से क्या हो जाए, एक कोड क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तब भी कोड को पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको एक और नाम से क्या जाना जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसको कहा जाता है। आते हैं अब देखते हैं कि हमारे क्रोमोसोम में क्या बदलाव आ रहा है। चलो ठीक है, देखिए क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, दो टाइप से बदलाव आ रहा है, एक आ रहा है कि क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, आपका ये आर्म्स हैं आपके, इस पे जो कोड्स हैं वो बदल जाए, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ जाए। तो क्रोमोसोम में दो टाइप का म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल अगर ये कोड्स में बदलाव आ रहा है, कोड में डिलीशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, जो ये ट्रांसलोकेशन वॉटेवर हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये है आपके क्रोमोसोमल एबरेशन, ये क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोम के कोड को बदल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यानी डीएनए के कोड को बेसिकली बदल रहे हैं, जिससे क्रोमोसोम्स कोडिफाइड हुए हैं। अगर क्रोमोसोम में नंबर, जैसे हमारी बॉडी में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट हैं और पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है 23 गुणसूत्र प्रेजेंट है, अगर 23 का क्या हो जाए आपका 21 हो जाए, या फिर 23 का क्या हो जाए 24 हो जाए, नंबर में परिवर्तन आ रहा है, जब नंबर में परिवर्तन आ रहा है तो इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, जीनोमैटिक म्यूटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये वाला सबसे पहले चेक देख लीजिए, हम क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या देख रहे हैं, कितने टाइप का क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकता है। ये देखो, ये है क्रोमोसोम, ये है हमारा सेंट्रोमियर, जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है, सेंट्रोमियर की तरफ दो आर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, दो आर्म्स पर क्या हो रहा है, ये देखिए कोड्स लगे हुए हैं ABCDE FGH, दो आर्म्स लगे हुए हैं, इसमें से क्या हो जाए, एक कोड डिलीट हो जाए, कोई भी एक कोड क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, आपका यहाँ से D कोड क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, तब भी क्या होगा, म्यूटेशन कॉज करेगा, क्योंकि हर एक कोड एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डबल हो जाए, ऐड हो जाए, ABCDE FGH है, ABCDE FGH, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो आपका ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, ए क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो जा रहा है, स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, तो ए वाला क्या हो रहा है, डबल डुप्लीकेशन हो जा रहा है यहाँ पर, और क्या हो रहा है इधर पे, इन्वर्स हो जाए, यानी कि कुछ कोड जो कोड इस तरह से लगे हुए हैं ये आर्म के दूसरी तरफ आ जाए, ABCDEFGH जो दिख रहा है इधर पे, ए इधर पे, बाकी DCB इधर पे क्या हो रहा है, इन्वर्स, यानी आर्म के दूसरी तरफ आ गए हैं, तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्जन, यही क्या हो रहा है आपका रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। देखो ये वाले जो कोड्स हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, ये इससे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो जा रहे हैं, यानी कि जो इस तरफ है वो क्या हो जाए, इस तरफ उलट फिर, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये वाला क्या हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जा रहा है। मतलब ये कोड्स क्या हो गए, नए कोड्स से परिवर्तित हो जा रहे हैं। आपके ये कोड्स क्या हो रहे हैं, नए कोड्स से परिवर्तित हो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ना, ये हमने अभी पढ़ लिया हुआ है। देखिए डिलीशन में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर विलीन हो जाता है, इसे डिलीशन कहते हैं। जब विलोपन बीच में होता है तो इसे अंतराली विलोपन कहा जाता है, किनारों पर होता है तो इसको अंतरस्थ विलोपन कहते हैं। 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा का विलोपन होने के कारण क्या हो रहा है कि जो 5th नंबर वाला क्रोमोसोम हो रहा है उसके छोटे वाले आर्म पर जो कोड्स हैं उनमें से कोई कोड डिलीट हो जा रहा है, उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको क्राइडो-चैट सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइडो-चैट सिंड्रोम इसको कहा जाता है। डुप्लीकेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, कोड्स क्या हो रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। इन्वर्जन क्या हो रहा है कि कोई कोड जो है वो रोटेट हो जा रहा है, 180 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है। ट्रांसलोकेशन क्या हो रहा है, असमजात यानी हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ने की वजह से रेसिप्रोकेट हो जा रहे हैं, व्युत्क्रम हो जा रहे हैं, यानी दूसरे आर्म्स की दूसरी तरफ ये क्या हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जीनोमैटिक म्यूटेशन देखेंगे जिसमें क्या हो रहा है, आपके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। या 2 टाइप का होता है, एक को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, एक को यूप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या हो रहा है, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है इसमें क्या हो रहा है, इसमें कमी या फिर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की कुल संख्या में कमी या फिर वृद्धि होगी। यानी 23 पेयर है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, गुणसूत्र हमेशा हमारे क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर है, अब इसमें क्या हो जाए, दूसरे वाले पेयर में कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के आपका जुड़ जाए। अगर इसको डिलीट कर दो, इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के ऐड हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका 8 के बजाय 9, यानी 23 के बजाय 24। अब यही क्या हो जाए, एक पेयर क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, नंबर क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रोसेस को मतलब इसी को क्या कहा जाता है, आपका एन्यूप्लॉइडी वाला बन रहा है। नंबर कम होगा हाइपोप्लॉइडी का कंडीशन बनेगा, नंबर ज़्यादा होगा तो हाइपरप्लॉइडी का कंडीशन आपका बनेगा। ठीक है, इसी तरह के से इसमें कुछ कंडीशंस बनते हैं, अगले पेज पर इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर इस पेज पर आएंगे। आइए यहीं पे डिस्कस करें। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 पेयर है क्रोमोसोम का। ठीक है, 3 पेयर क्या है, क्रोमोसोम का है। अब इसमें क्या हो कि एक कंडीशन ऐसा बन रहा है कि दूसरे क्रोमोसोम पर एक क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहे हैं। इसी तरह से एक और कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 पेयर क्रोमोसोम्स हमारे हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन बने आपका, यहाँ पर क्या हो, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही क्रोमोसोम क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर बना तो ये क्या है, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 2n। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया, 2n+1 वाला कंडीशन आया। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन रहा है, एक पेयर में 3 गुणसूत्र आ गए, इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं इसको। ये क्या कंडीशन आपका बना रहा है, ट्राइसोमी का कंडीशन बना रहा है। ट्राइसोमी क्रोमोसोम के 21वें गुणसूत्र का 3 हो जाना, ट्रिपल हो जाना, 3 हो जाना, उसमें क्या कर रहा है, आपके डाउन सिंड्रोम का कारण बन रहा है। तो ट्राइसोमी 21 किसको कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम है आपका। 21वां गुणसूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका कौन सा कंडीशन बना रहा है, ये बना रहा है आपका 2n+2, क्योंकि ये एक साथ 2 क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, आगे और बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है आपका 2n-1। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एक क्रोमोसोम क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 2n-2 वाला कंडीशन बन रहा है आपका। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है नल्ली सोमी कहा जाता है इसको।
इसको क्या कहा जाता है बच्चों? नल्लीसोमी। इसको आपको कहा जाता है मोनोसोमी कहा जाता है। जहाँ पर एक गुणसूत्र कम हो रहा है उसको मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका ट्राइसोमी। ये क्या बना रहा है? टेट्रासोमी वाला कंडीशन बना रहा है। 2n+2 वाला क्या कंडीशन बना रहा है? टेट्रासोमी वाला कंडीशन आपका बना रहा है। पढ़ें इसको हम। आई थिंक ये मैंने दूसरे पेज पर ये वाला फिगर बना दिया। आइए देखिए, ये देखो पिक्चर बना हुआ है। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है आपके? सेल डिवीजन हो रहे हैं। सेल डिवीजन पर क्या हो रहा है आपका कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपके अलग अलग पोल्स पर जा रहे हैं। जब अलग अलग पोल्स पर जा रहे हैं ये आपका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम यहाँ पर सभी में एक मतलब पेयर वाले क्रोमोसोम आने चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, n+1 वाला कंडीशन बना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम जो है आपका ये गायब हो गया, n-1 वाला कंडीशन बन रहा है। इसी तरह से इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो ये क्या बनेगा? n+2 वाला कंडीशन बनाएगा। यहाँ पर दोनों ही क्रोमोसोम गायब हो जाए, जैसे कि ये दोनों ही क्रोमोसोम गायब हो जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? n-2 वाला कंडीशन आपका बनाएगा। ठीक है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। जब कायिक गुणसूत्र संख्या से केवल एक गुणसूत्र कम होता है, एक गुणसूत्र कम हो रहा है, n-1 वाला कंडीशन बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 2n-1 वाला कंडीशन बन रहा है, मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनोसोमी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में, अरे सॉरी, डिसऑर्डर्स में हम इसको पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, द्विसूत्री या नलीसोमी क्या हो रहा है? दोनों ही गुणसूत्र साथ में गायब हो जाए, 2n-2 वाला कंडीशन बन जाए, दोनों ही गुणसूत्र क्या हो जाए? साथ में गायब हो जाए। दिस इज कॉल्ड नलीसोमी वाला आपका कंडीशन यहाँ पे बनेगा। ट्राइसोमी क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जा रहा है, 2n+1 वाली कंडीशन बन रही है। एग्जाम्पल है आपका डाउन सिंड्रोम, क्योंकि 21वें नंबर के गुणसूत्र में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा है, ट्राइसोमी वाला कंडीशन बना रहा है। आगे आइए, टेट्रासोमी में क्या हो रहा है? एक के बजाय दो गुणसूत्र साथ में ही इकट्ठा हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, 2n+2 वाला कंडीशन बन रहा है, टेट्रासोमी बन रहा है। अब आते हैं क्या? यूप्लॉइडी बनना क्या है आपका? एन्यूप्लॉइडी हमने पढ़ लिया। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है? टोटल नंबर में से या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। यूप्लॉइडी क्या है आपका कि गुणसूत्र की संख्या में गुणसूत्र की मूल संख्या के बराबर, यानी अगर हमारे बॉडी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 23 है, तो 23 का डबल आ जाए, 46 गुणसूत्र हो जाए, या ट्रिपल हो जाए, 69 गुणसूत्र हो जाए, ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूप्लॉइडी इसको बोला जाता है। आप सोचो 23 का 23, गैमेट में 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमेट में 46 गुणसूत्र आ जाए आपके, तो क्या होगा? जाइगोट वाला जो कंडीशन बनता है वो तो तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या हो इसमें? माइटोसिस, आप जो मेयोसिस हो रहा है, 46 के बजाय इसमें क्या हो रहा है? मेयोसिस ना हो करके माइटोसिस हो रहा है। इस तरह से कंडीशन क्या हो रहा है? बन रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसमें अगर एक बार ऐड हो रहा है तो मोनोप्लॉइडी कह रहा है, डबल हो जा रहा है, 46 हो जा रहा है तो डाइप्लॉइडी कह दे रहा है, और ऐसे ही बहुत बार बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है? पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन इसमें क्या हो रहा है? बन रहा है। दो टाइप का इसमें दिखाया गया है, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। एक ही जीव के गुणसूत्र में क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये तो होता है भाई, ये आपका ज़रूरी भी है, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, माइटोसिस होने के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन भिन्न जीवों के गुणसूत्रों से जो बनी आपकी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? एलो पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। ये वाला थोड़ा नॉर्मल कंडीशन बनता है, बट ये एलो पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन क्या होता है? ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, ये हमारे लिए ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जो एन्यूप्लॉइडी वाले कंडीशंस बन रहे हैं म्यूटेशन के, वो वाले ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, अब म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस आपके वो कारक हैं जिनसे म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटाजेंस वे कारक है जिनके कारण क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। जैसे भौतिक उत्परिवर्तन जन क्या है आपके? भौतिक म्यूटाजेंस में क्या है? यूवी रेज हैं, गामा रेज हैं, IR हैं, ये सभी आपके क्या कर रहे हैं? ये सभी आपके DNA को अफेक्ट कर रहे हैं। DNA कोड्स क्या हो रहा है? बदल रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है। रासायनिक उत्परिवर्तन जन में क्या है आपके? नाइट्रोजन है, मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस एसिड है, बेस एनालॉग है, एक्रोलीन है, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं? म्यूटेशंस को कॉज कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस भी हैं जिनके कारण क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? म्यूटेशन हो रहा है। जैसे कुछ आपके वायरसेस हैं, ये क्या नाम है इसका? कोरोना वायरस
में बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहा था, नए नए वेरिएंट्स इसके बन रहे थे और ये क्या कर रहा था, आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, मूलर ने क्या कराया था, मूलर ने इंड्यूस्ड म्यूटेशन करा करके देखा था, किसकी प्रेजेंस में, एक्स रेज की प्रेजेंस में इन्होंने इंड्यूस्ड म्यूटेशन करा करके देखा था। ठीक है, अपने आप जो म्यूटेशन होता है, स्वतः म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। अपने आप म्यूटेशन भी इन फैक्टर्स की प्रेजेंस में ही होता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका नेचुरल जो म्यूटेशन होता है उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम कहते हैं, और लैब में जो म्यूटेशन कराया जाता है उसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहा जाता है। ये हैं आपके म्यूटाजेंस, जिनके कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि म्यूटेशन को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और समझाया भी है, और उम्मीद करती हूँ कि समझ भी आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक है बच्चों। लास्ट क्लास होगी हमारी कल, जिसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे कारक बनते हैं जिसमें आपसे सवाल आता है कि मतलब बच्चा वर्णांत होगा, या फिर जो वर्णांधता के बारे में पूछा जाता है, या फिर सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा जाता है, तो कितने प्रतिशत बच्चे बीमार होंगे, कितने प्रतिशत बीमार नहीं होंगे, कौन कैरियर होगा, इस तरह के जो सवाल बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में पूछा था कि इसका क्वेश्चन आंसर करवाइए। एक बार लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और वीडियो को लाइक किया करिए ज़रूर से, इससे मोटिवेशन मिलती है। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।